अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकास खंड एवं विकास खंड से विकास खंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20% अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए इस बार 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था ओपीआरएमसी योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है। प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सड़कों की कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की 12 सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एमएमजीएसवाई अंतर्गत 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्टों के विकास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट संचालन हो सके, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का बीजीएफ का भी प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महानदी एवं इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिए और केवई नदी और हसदेव नदी को आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कार्य कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का निर्णय लिए हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है वैसे स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है। सर्वे और डीपीआर निर्माण हेतु भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज 3 का निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, एक्सप्रेसवे फेज 2 का निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन सड़क का निर्माण, रायगढ़ से महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण,
अंबिकापुर अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन सड़क का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्यों को इस बार प्रमुखता से इस बजट में अधोसंरचनात्मक कार्यों को जोड़ा गया है। पेयजल व्यवस्था हेतु भी जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया है। गति के तीसरे बिंदु टी अर्थात टेक्नोलॉजी पर मैं अब चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया में लगातार आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकियां केवल उपकरण ही नहीं हैं, बल्कि ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। नवाचार उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आज की तारीख में प्रवेश द्वार बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति का सूत्रधार है, या फिर कहूं तो यह आज के आधुनिक युग का वाहक है। किंतु प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां आज भी दूरसंचार की क्रांति से ये अंचल वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। इसका प्रथम चरण इस बजट में प्रावधान प्रथम चरण का किया गया है। इससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम वीजीएफ के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए वीजीएफ के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए 9 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई धरती योजना के अंतर्गत भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए इफमिस की व्यवस्था को लागू करने के लिए 45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दुर्भाग्यजनक है अध्यक्ष महोदय कि अब तक जिलों का पृथक से जीडीपी की गणना नहीं की जाती थी। अब विभिन्न जिलों के जीडीपी की गणना की जा सकेगी एवं जिलावार विकास रणनीति भारत सरकार की तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों की तरह हम योजना बनाकर रणनीतिबद्ध ढंग से काम कर सकेंगे। नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में अलग से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, गति के चौथे बिंदु इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की आबादी की औसत आयु को देखते हुए एवं राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केंद्रित बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसमावेशी बनाते हुए समाज के कमजोर वर्ग, महिला, नक्सल पीड़ित, नक्सल समर्पित और अग्निवीर जैसे विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, निवेशकों को राज्य में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, आईटी आदि में निवेश की इच्छा जताई है। आज हमारी नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कंपनियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का प्रावधान इसी वर्ष 195 करोड़ रुपए के लागत से किया गया है। नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़ रुपया, ब्याज अनुदान 200 करोड़ रुपया और प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्षों के बजट की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं, अतः फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़, इसके साथ ही
नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। विगत वर्षों में उद्योगों को अनुदान मिलने वाली राशि समय पर न मिल पाने के कारण व्यवसायियों को व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व वर्ष के लगभग 700 करोड़ रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस वर्ष भुगतान करने का बीड़ा उठाया और ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है। हमारी मंशा है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ हो और हमारे राज्य के कोर उद्योगों के साथ साथ अन्य नए क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं निर्मित हों। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर में भवनों के निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक स्थिति है उसके कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर हमारे राज्य के जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 7.51% की वृद्धि अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि में देश के जीडीपी में 6.4% की वृद्धि अनुमानित है। देश का राष्ट्रीय औसत का वृद्धि 6.4% का है और हमारे राज्य का 7.51% का वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। प्रचलित दर पर राज्य का जीएसडीपी 2023-24 में 5,12,000 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5,67,880 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें लगभग 11% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में भी 12% की वृद्धि के साथ राज्य का जीएसडीपी 6,35,918 करोड़ रुपए तक पहुंचने का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य का विकास दर 5.38% है, जबकि देश की औसत 3.76% है। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि की औसत 6.22% है, जबकि हमारे राज्य में 6.92% है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.22% की है और हमारे राज्य की 8.45% की अनुमानित है। यह तुलना दर्शाती है कि हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 रुपए संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 9.37% अधिक है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से ज्यादा तेजी से हो रही है। आने वाले वर्षों में हम इसी गति को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग अलग क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अध्यक्ष महोदय, हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यह एक जीवन पद्धति का नाम है, जीने का एक तरीका है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव ही हिंदुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर जो हमेशा दुनिया को जीना सिखाते आई
और आज पूरी दुनिया को यह वर्ल्ड ऑर्डर और पीस तथा विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो हिंदू की विचारधारा दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिंदुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम केवल राज्य को परिभाषित करता है अध्यक्ष महोदय, जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना कभी पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं हो सकती है। पश्चिम कहता है कि राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या,